हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर है दोहरा रक्त परिसंचरण, या इसे हम डबल ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने हृदय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था कि हार्ट जो है या हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम उसकी स्टडी कर चुके हैं। तो दोहरा रक्त परिसंचरण, इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, पूरे शरीर में रुधिर के फ्लो के लिए रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना होता है, और जब रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है तो उसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। यानी ऐसा रक्त परिसंचरण है जिसमें शरीर में रुधिर को जाने के लिए, शरीर में रुधिर के परिवहन के लिए रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना होता है, उसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण की डेफिनेशन सबसे पहले क्या होगी, ऐसा परिसंचरण, मैं वहां राइट कर देता हूं यहां पर, ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब दोहरा रक्त परिसंचरण किस प्रकार से होता है, 2 चाप, 2 मार्ग इसके अंदर दोहरे रक्त परिसंचरण के अंदर पाए जाएंगे। पहले वाले मार्ग या चाप को बोला जाता है फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस चाप, या इसे ही हम बोल सकते हैं फुफ्फुसीय परिपथ, इसे ही फुफ्फुसीय परिपथ बोला जाएगा। दूसरा वाला जो चाप होता है, मार्ग होता है देहिक चाप, या उसे हम देहिक परिपथ बोल सकते हैं। तो पहला वाला चाप या मार्ग होगा फुफ्फुसीय परिपथ या फुफ्फुस चाप, दूसरा वाला जो होगा देहिक परिपथ या देहिक चाप कहलाता है। अब फुफ्फुस चाप के अंदर क्या होगा, हार्ट के अंदर CO2 युक्त रुधिर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है। तो हृदय के दाएं भाग में जो CO2 युक्त रुधिर है या अशुद्ध रुधिर है, वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। फेफड़े में इस अशुद्ध रुधिर में से CO2 को निकाला जाता है और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, यानी इसे शुद्ध बनाया जाता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन को डाला जाता है। जब ये शुद्ध हो जाएगा तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय के बाएं भाग के अंदर डाल दिया जाता है, हृदय के बाएं आलिंद में उसे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पथ हृदय से फेफड़े और फेफड़े से हृदय में पाया जा रहा है। एक पथ में हृदय से फेफड़े में रक्त जा रहा है, फेफड़े से रक्त हृदय में आ रहा है। इस प्रकार के पथ को फुफ्फुस चाप या फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। और इसका मार्ग किस तरह से हम बना सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वही हमें लिखना है। सबसे पहले हृदय, हृदय के अंदर कौन सा रक्त पाया जा रहा है, CO2 युक्त रुधिर या अशुद्ध रुधिर। इस CO2 युक्त रुधिर को हार्ट के द्वारा किस में डाल दिया जाएगा, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से ये रुधिर किस में जाएगा, फुफ्फुस या फेफड़े में। फुफ्फुस धमनी से किसके अंदर जाता है, फुफ्फुस या फेफड़े के अंदर। फुफ्फुस में इसे शुद्ध किया जाएगा, यानी फुफ्फुस या फेफड़े के अंदर ये कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुस शिरा के द्वारा किसमें पहुंचा दिया जाता है, हृदय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो मार्ग या चाप बना है, इसे ही फुफ्फुस चाप या फुफ्फुसीय परिपथ कहा जाता है। हृदय से CO2 युक्त रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में आया,
फेफड़े में आकर शुद्ध हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिली, इसके बाद फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को वापस हृदय के अंदर पहुंचा दिया गया। इस पथ को हम फुफ्फुस चाप या फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। सेकंड जो चाप या परिपथ पाया जाता है देहिक चाप, देहिक चाप या इसे हम बोल सकते हैं देहिक परिपथ। अब देहिक चाप या देहिक परिपथ में क्या होगा, शरीर से जो अशुद्ध रुधिर है महाशिरा के द्वारा हृदय में लाया जाएगा और हृदय से जो शुद्ध रुधिर है महाधमनी के द्वारा किस में लाया जाता है, शरीर के अंदर लाया जाता है। तो यहाँ हृदय और शरीर के बीच एक पथ बन रहा है जिसे देहिक चाप या फिर देहिक परिपथ कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, शरीर से CO2 युक्त रुधिर या रक्त को महाशिरा के अंदर डाल दिया जाएगा, महाशिरा में डाल दिया जाता है, ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा में। महाशिरा के माध्यम से ये जो रुधिर है ये किसके अंदर आता है, हृदय के अंदर आएगा। इसके बाद हृदय में जो शुद्ध रुधिर है, हृदय के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है O2 युक्त रुधिर, उसको महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में डाल दिया जाता है। तो यहाँ शरीर और हृदय के बीच एक पथ पाया जा रहा है जिसे देहिक चाप या देहिक परिपथ कहा जाता है। तो दो तरह के पथ संपन्न हो रहे हैं यहाँ। ऐसा परिसंचरण है जिसमें रक्त दो बार हृदय से गुजर रहा है, एक बार फुफ्फुस चाप में, एक बार देहिक चाप में, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। अब इसे और यदि हम डिटेल में समझें, लंग्स है हमारे, ये फेफड़े हैं, ये हार्ट वाला भाग है, नीचे बॉडी वाला पार्ट है। अब सबसे पहले क्या हुआ, फुफ्फुसीय चाप के अंदर या फुफ्फुसीय परिपथ में दाएं आलिंद में जो अशुद्ध रुधिर था दाएं निलय में आया, दाएं निलय से इस अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचाया गया। यानी हृदय में जो दायां निलय वाला भाग है CO2 युक्त रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी से किसमें पहुंचा दिया, उसने फुफ्फुस के अंदर या फेफड़े के अंदर पहुंचा दिया। फेफड़े में इसमें से CO2 को निकालकर ऑक्सीजन को मिलाया गया जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर हुआ या शुद्ध रुधिर हुआ। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में डाल दिया गया। यहाँ जो अशुद्ध रुधिर आया था इसमें ऑक्सीजन को मिलाया, शुद्ध किया, इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किसके अंदर डाल दिया, हृदय के बाएं आलिंद के अंदर इसे डाल दिया जाता है। तो ये वाला जो पथ पाया जा रहा है इस पथ को हम बोलेंगे फुफ्फुस चाप या फुफ्फुसीय परिपथ, जो हृदय और फेफड़े के बीच में संपन्न हो रहा है। सेकंड वाले देहिक चाप या देहिक परिपथ में क्या होगा, शरीर के अंदर जो अशुद्ध रुधिर है CO2 युक्त रुधिर है उसे निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा किसके द्वारा किसके अंदर डाला जा रहा है, दाएं आलिंद के अंदर डाला जा रहा है। निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा के द्वारा इसे दाएं आलिंद के अंदर डाला जा रहा है, यानी हृदय के अंदर इसे डाला जा रहा है। इसके बाद हृदय में जो शुद्ध रुधिर था ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो बाएं आलिंद में था, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में इसे पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ हृदय और शरीर के बीच एक पथ संपन्न होता है जिसे हम देहिक चाप या देहिक परिपथ कह सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर हृदय में रक्त के परिसंचरण के लिए या हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाने के लिए दो बार रक्त हृदय से गुजरता है जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। अब हमें यहाँ ये याद रखना है, हृदय के अंदर रक्त नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहाँ कहीं भी हमने हृदय का नाम लिया, शरीर के सभी भागों में जाएगा लेकिन हृदय के अंदर इस प्रकार के परिपथ से रक्त नहीं पहुंचेगा। हृदय के अंदर एक कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी बीन या हृदय धमनी और हृदय शिराएं पाई जाती है। हृदय शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आती है हृदय से और हृदय धमनी हृदय के अंदर शुद्ध रक्त को डालती है।
तो ये पूरी प्रोसेस दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाती है। अब दोहरा रक्त परिसंचरण का महत्व क्या है मनुष्य में? इसके कारण अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। यानी CO2 युक्त रुधिर हार्ट के दाएं भाग से संबंधित होता है, O2 युक्त रुधिर हृदय के बाएं भाग से संबंधित होता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रुधिर या O2 युक्त रुधिर मिलेगा, दाएं आलिंद और दाएं निलय में CO2 युक्त रुधिर मिलेगा। CO2 वाले का पथ अलग है, ऑक्सीजन वाले का पथ अलग है, इसलिए कभी भी O2 युक्त रुधिर और CO2 युक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये दोहरा परिसंचरण का मनुष्य के अंदर लाभ है। कभी भी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, और इसे ही दोहरा रक्त परिसंचरण बोला जाता है। 2 बार इसमें रक्त हृदय से 2 बार गुजर रहा है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण नाम दिया गया है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने दोहरा परिसंचरण का अध्ययन किया था। दोहरा परिसंचरण के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लसिका तंत्र, या इसे इंग्लिश में हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हैं। इससे पहले हमने रुधिर के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ एक नया शब्द आता है जिसे हम लसिका के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लसिका होता क्या है। तो जब हमने हृदय की संरचना पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने, या परिसंचरण तंत्र की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने धमनी, शिरा, धमनिका और केशिकाओं का अध्ययन किया था। केशिकाओं का जब हमने स्टडी की थी तो उसमें हमने बोला था कि केशिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है। इस तरह की बिल्कुल पतली भित्ति केशिकाओं की पाई जाती है, और केवल ये एंडोथेलियम से बनी होती है। 3 स्तर होते हैं, वैसे धमनी में 3 स्तर पाए जाते हैं, शिरा में 3 स्तर मिलते हैं भित्ति में, लेकिन इसकी भित्ति केवल एक परत, एक स्तर से बनी होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। अब जब इन केशिकाओं के माध्यम से किसी कोशिका या ऊतक में ब्लड जाता है, जैसे धमनी है, धमनी धमनिका में लाएगी, धमनिका से ब्लड किसके अंदर जाता है? केशिका में, केशिका से किसके अंदर जाता है? किसी ऊतक की कोशिकाओं में। तो जब ब्लड इन केशिकाओं के माध्यम से ऊतक के अंदर जाता है तो इसकी भित्ति पतली होने के कारण ब्लड का तरल भाग, या हम बोल सकते हैं ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा इस भित्ति से छनकर बाहर की तरफ आ जाता है। प्लाज्मा जब छनेगा तो जो रुधिर का बड़े अणु है, जैसे रक्त कणिकाएं हैं, कुछ बड़े आकार के प्रोटीन हैं, वो इसमें से नहीं छन पाते हैं। इसके अलावा WBC, छोटे आकार के प्रोटीन, थ्रोम्ब और कैल्शियम, फास्फोरस, ये कण इसमें से छनकर नीचे आ जाते हैं। अब ये तरल आसपास स्थित ऊतकों के बीच में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस तरल को हम बोलते हैं अंतराली तरल। यानी इस प्रकार का तरल है जिसमें RBC और थ्रोम्बोसाइट नहीं पाए जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो रक्त के प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है वो सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। तो अंतराली तरल बन गया। केशिका की भित्ति में से रक्त छना, प्लाज्मा वाला भाग छना, उसके कारण अंतराली तरल बना। यह अंतराली तरल जब लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है तो इस तरल को फिर किस नाम से जाना जाता है? लसिका के नाम से। तो ये लसिका का ओरिजिन है कि लिम्फ या लसिका आता कहां से है। ब्लड आ रहा है, केशिका के अंदर आया, केशिका की भित्ति पतली है, एंडोथेलियम से बनी हुई है, इसलिए ब्लड का तरल भाग छनेगा, उसमें से ऊतकों के या कोशिकाओं के बीच में आ जाता है, जिसे हम अंतराली तरल कहते हैं।
यह अंतराली तरल जब लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है तो इसे लसिका के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार लसिका की उत्पत्ति होती है। लसिका की उत्पत्ति इस प्रकार से संपन्न होती है। इसके बाद जो लसिका तंत्र है उसका निर्माण प्रमुख रूप से 3 संरचनाओं से होता है। इसकी पहली संरचना को लसिका बोलते हैं, जो इसका तरल भाग है, ब्लड के प्लाज्मा के समान यह भाग होता है। दूसरे इसका जो भाग है उसे लसिका वाहिनियां बोलते हैं। तीसरा इसका जो भाग है उसे लसिका पर्व बोलते हैं। लिम्फ नोड के नाम से उसे जाना जाता है। लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका पर्व, ये सब आपस में मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट भाग है लसिका या लिम्फ। अब लिम्फ परिभाषा क्या है? रुधिर केशिकाओं में रक्त के दाब से छनने के कारण निर्मित होने वाला तरल लसिका या लिम्फ कहलाता है। रुधिर केशिकाओं में जा रहा है ब्लड के अंदर अपना दाब होता है, तरल भाग है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जल स्थितिक दाब उसमें मिलता है, उसके कारण एंडोथेलियम से छनेगा और उसके छनने के कारण जो तरल बनेगा उसे हम लसिका या लिम्फ कहते हैं। रंगहीन होता है, क्षारीय होता है, अल्प पारदर्शी होता है। इस तरल की विशेषताएं, यह रंगहीन होगा, क्षारीय होगा और यह अल्प पारदर्शी होता है। इस तरल के अंदर आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित होते हैं। तो ये विशेष इससे संबंधित सूचना है जिसे हमें याद रखना है। लसिका के अंदर आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट नहीं पाए जाते हैं। कारण इसका ये बड़े अणु है, एंडोथेलियम से छन नहीं पाते हैं, इसलिए आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट इस लसिका के अंदर नहीं पाए जाएंगे। लसिका में लसिकाणु या लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इस लिक्विड के अंदर पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षा का कार्य करेंगे। प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस रक्त प्लाज्मा से थोड़ा कम पाया जाता है। यानी लसिका एक तरह से प्लाज्मा के इक्वल है, लेकिन इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा से कम उपस्थित होता है। सेकंड इसका पार्ट है लसिका वाहिनियां। अनेक वाहिनियां होती है, बहुत सारी लसिका वाहिनियां लसिका तंत्र के अंदर पाई जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी वाहिनियां इसके अंदर उपस्थित होंगी। पहली स्ट्रक्चर में ये शिराओं के समान होती है। लसिका वाहिनियों की संरचना शिरा के समान होती है। अब शिरा में क्या विशेषता पाई जाती है? शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं। शिरा की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से लसिका वाहिनियों में भी कपाट पाए जाएंगे। शिरा के समान इसमें कपाट उपस्थित होते हैं। कपाट का क्या कार्य है? लसिका को विपरीत दिशा में बहने से रोकने का कार्य इन कपाटों के द्वारा किया जाता है। ये कपाट लसिका को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकने का काम करते हैं। जैसे अंगों से हृदय की ओर लसिका जा रहा है तो वापस हृदय से अंगों की ओर नहीं आ पाए, उसे रोकने का कार्य इन कपाटों के द्वारा किया जाता है। तो लसिका वाहिनियों की संरचना शिराओं के समान होती है। जैसे शिरा की स्ट्रक्चर है, शिरा में कपाट पाए जा रहे हैं, वैसे ही लसिका वाहिनियों में भी कपाट पाए जाते हैं। इनमें लसिका हमेशा अंगों से हृदय की ओर बहता है। इनका जो लसिका है या लिम्फ है वो सभी अंगों से कलेक्ट होगा और हार्ट वाले भाग में ये बहता है। हार्ट वाले भाग की ओर ये बहता है। हार्ट वाले भाग में भी हृदय की संरचना में हमने पढ़ा था, एक होती है ऊर्ध्व महाशिरा, एक निम्न महाशिरा। तो ये जो लसिकाएं हैं लास्ट में जाकर ऊर्ध्व महाशिरा के अंदर, निम्न महाशिरा के अंदर ओपन हो जाती है और इनकी सहायता से इस लसिका को हार्ट वाले भाग के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लसिका वाहिनियों की भित्ति और पेशियों के संकुचन से लसिका बहता है। अब बहने के लिए फोर्स कहां से आएगा? लसिका वाहिनियों की जो भित्ति है उनसे प्रेशर बनेगा। एक इसके आसपास जो पेशियां पाई जा रही है उनका संकुचन होगा और इससे जो प्रेशर बनेगा या दाब बनेगा उसी के कारण लसिका का अंगों से हृदय की ओर बहने की क्रिया जो है वो संपन्न होती है।
अब अनेक लसिका वाहिनियां हमारे शरीर में पाई जा रही है। जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो ये बना रखी है सारी लसिका वाहिनियां हैं, लेकिन दो प्रमुख लसिका वाहिनियां होती है। पहली प्रमुख लसिका वाहिनी को बक्षीय वाहिनी कहते हैं और दूसरी लसिका वाहिनी को, प्रमुख लसिका वाहिनी को दाई लसिका वाहिनी कहते हैं। अब बक्षीय वाहिनी कहां पर है? ये हमने जो स्ट्रक्चर बना रखी है ये वाली स्ट्रक्चर बक्षीय लसिका वाहिनी है। ये फर्स्ट वाली प्रमुख लसिका वाहिनी है। सेकंड वाली है दाई लसिका वाहिनी। ये जो दिख रही है यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक पाई जा रही है, ये सेकंड दाई लसिका वाहिनी कहलाती है। एक दाई साइड उपस्थित है, एक हमारे शरीर में बाई तरफ पाई जाती है। तो एक बक्षीय वाहिनी होती है, बाई बक्षीय वाहिनी भी बोल सकते हैं। एक हमारी इसके अंदर प्रमुख जो लसिका वाहिनी है दाई लसिका वाहिनी होती है। अब पहली वाली बक्षीय वाहिनी बाई अधोजत्रुक शिरा और ग्रीवा शिरा से प्रारंभ होकर बक्ष में खुलती है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ब्लू कलर वाली, ये है बाई अधोजत्रुक शिरा। ऊपर ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है ये है ग्रीवा शिरा। तो ग्रीवा शिरा और अधोजत्रुक शिरा, बाई अधोजत्रुक शिरा और ग्रीवा शिरा, ये बाया वाला हिस्सा है तो ये बाई ग्रीवा शिरा है, ये बाई अधोजत्रुक शिरा है। यहां से यह लसिका वाहिनी प्रारंभ होगी। ये ग्रीवा शिरा वाला भाग, ये बाई अधोजत्रुक शिरा वाला भाग, तो यहां से यह लसिका प्रारंभ होती है। बक्षीय लसिका वाहिनी का प्रारंभ इस स्थान से होता है। मेन काम क्या है? सिर के बाएं भाग, यानी इसका जो मेन, अगर हम सिंपल वे में बोले, दाई जो लसिका वाहिनी है वो हमारे लसिका तंत्र में या शरीर में केवल इस हिस्से में ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इस हिस्से तक ब्लड को ले जाया जाता है। एक बार बना देता हूं, इस तरह से इस हिस्से में ब्लड को ले जाने का काम या लसिका को ले जाने का काम, सॉरी ब्लड नहीं आया यहाँ पर, लसिका को ले जाने का काम दाई लसिका वाहिनी करती है। बाकी पूरा शरीर जो है उससे लसिका को हृदय की ओर ले जाने का काम बक्षीय लसिका वाहिनी के द्वारा किया जाता है। मेन भाग सिर के बाएं भाग, बाईं साइड से, ग्रीवा भाग, बक्ष भाग, पश्चपाद, पैर जो दिखाई दे रहे हैं हमें इनसे, उदर वाले भाग और उदर वाले भाग से लसिका को लेकर हार्ट में, हार्ट यहाँ पाया जाता है, बीच में हृदय यहाँ पाया जा रहा है, तो हार्ट तक लाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। यानी कुछ हिस्से को छोड़कर, दाया हिस्सा छोड़ दो, ये वाला हिस्सा केवल दाया हाथ है, दाया सिर का भाग है, दाई ग्रीवा वाला भाग है, उसको छोड़कर शरीर के सभी भागों से लसिका को हृदय की ओर लाने का काम बक्षीय वाहिनी करती है या बाई बक्षीय वाहिनी करती है। स्थिति क्या है इसकी? बाई अधोजत्रुक शिरा और ग्रीवा शिरा के बीच से प्रारंभ होती है और बक्ष भाग में ये आ जाती है। उसके बाद ब्रांच के अंदर ये डिवाइड होगी। इसके बाद सेकंड है दाई लसिका वाहिनी। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये दाई लसिका वाहिनी है। दाई अधोजत्रुक शिरा और ग्रीवा शिरा के संधि स्थल पर, ये ग्रीवा शिरा है और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर दाएं अधोजत्रुक शिरा है। इन दोनों के संधि स्थल पर, इन दोनों के जॉइंट से दाई लसिका वाहिनी स्टार्ट होगी। दाई लसिका वाहिनी इस जगह से स्टार्ट होकर शिरा तंत्र के अंदर खुल जाती है। शरीर के अग्रभाग, जो अगला हिस्सा है दाएं साइड जो हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से से, अग्रभाग से, दाएं सिर से, गर्दन से और अग्रपाद जो दाया हाथ है उससे यह लसिका को हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। तो दो प्रमुख प्रकार की लसिका वाहिनियां पाई जा रही है, बक्षीय वाहिनी, दूसरी दाई लसिका वाहिनी। बाई बक्षीय वाहिनी और दूसरी है दाई लसिका वाहिनी। बाई बक्षीय वाहिनी ये वाली है बक्षीय लसिका वाहिनी, बाई ग्रीवा शिरा और बाई अधोजत्रुक शिरा के जॉइंट से निकलेगी, बक्ष भाग में आएगी। शरीर के ज्यादातर भागों से लसिका को हृदय की ओर लाने का काम यह करती है। दाई लसिका वाहिनी दाई ग्रीवा शिरा और दाई अधोजत्रुक शिरा के जॉइंट, ये अधोजत्रुक शिरा इसके जॉइंट से स्टार्ट होती है और शरीर के कुछ दाएं भाग जैसे सिर का दाया भाग, गर्दन का दाया भाग, दाया हाथ, इनसे लसिका को ये हार्ट की तरफ या हृदय की तरफ लाने का कार्य करती है। इसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर लसिका तंत्र के अंदर होती है लसिका पर्व।
लसिका पर्व या इन्हें हम लिम्फ नोड्स भी बोल सकते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लसिका वाहिनियों में जगह जगह पर कुछ गांठें पाई जाती है। जैसे ये गांठ दिखाई दे रही है, ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है। ये जो गांठें हमें दिखाई दे रही है, इन गांठों को, ये जो गांठ है, इन गांठों को ही लसिका पर्व कहा जाता है। ये जो गांठें दिखाई दे रही है लसिका वाहिनियों में जगह जगह, इन्हें लसिका पर्व के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर लिम्फोसाइट कणिकाएं, लसिकाणु कणिकाएं इन गांठों के अंदर उपस्थित होती है। टॉन्सिल्स जो होते हैं गर्दन वाले भाग में, हम बोलते हैं टॉन्सिल हो गया इस वाले भाग में, तो टॉन्सिल भी एक प्रकार की लसिका पर्व होती है। प्रमुख रूप से सिर वाले भाग में ये उपस्थित होगी, गर्दन वाले भाग में ये लसिका पर्व उपस्थित होती है, और बगल वाले भाग में, यहाँ साइड वाले भाग में, आर्मपिट वाले भाग के अंदर, एक नीचे पैरों का जो जॉइंट है उस वाले भाग के अंदर ये लसिका पर्व या लिम्फ नोड्स उपस्थित होती है। काम क्या है इनका? लसिका जब इन अंगों से हृदय की ओर जा रहा है लसिका वाहिनियों में से होकर, तो उस लसिका में किसी भी प्रकार का जीवाणु, वायरस उपस्थित हो तो उसे ये पकड़कर नष्ट कर देती है, यानी प्रतिरक्षा के अंदर ये हेल्प करेगी। जैसे लसिका बह रहा है, हाथ से लसिका वहां हार्ट की ओर जा रहा है, तो यहीं पर ये उस लसिका को रोककर उसको चेक करती है कि उसके अंदर कोई रोग उत्पन्न करने वाला या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कारक है या नहीं है। यदि वह कारक उपस्थित है तो लसिकाणु या लिम्फोसाइट की सहायता से यह उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो 3 स्ट्रक्चर हैं जिनसे लसिका तंत्र का या लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण होता है। अब एक बार हम डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। सबसे ऊपर ये ग्रीवा लसिका पर्व संधि पाई जा रही है, गर्दन वाले भाग में जो लिम्फ आके जुड़ेगी वो पर्व संधि या नोड, ये पर्व संधि या नोड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। सेकंड ग्रीवा शिरा है, गर्दन वाले भाग में जो शिरा पाई जा रही है, बाई साइड मिलेगी वो बाई ग्रीवा शिरा, दाई साइड जो मिलेगी दाई ग्रीवा शिरा। ये दाई ग्रीवा शिरा है, ये बाई ग्रीवा शिरा है। इसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा है दाई अधोजत्रुक शिरा, ये वाला हिस्सा है बाई अधोजत्रुक शिरा। ये वाला जो साइड बाई साइड है वह बाई अधोजत्रुक शिरा है, दाई साइड है वो है दाई अधोजत्रुक शिरा। ये कक्षीय लसिका पर्व संधि है, जो हाथ वाला जो हमारा पार्ट है वहां पर जो नोड पाई जा रही है उसे कक्षीय लसिका पर्व संधि कहेंगे। बीच में हार्ट पाया जाता है। 2 प्रमुख प्रकार की लसिका वाहिनी है, दाई लसिका वाहिनी, दूसरी है बक्षीय लसिका वाहिनी। इनसे भी कुछ ब्रांचेस निकलती है जो आंत वाले भाग में, इंटेस्टाइन वाले भाग में जाती है, वहां से लसिका को कलेक्ट करके हार्ट वाले भाग की ओर लाने का कार्य करती है। यहाँ पर इस स्थान पर बसा लसिका कुंड होता है। इस जगह पर बसा के पाचन में लिम्फ सहायता करता है। पाचन के अंदर हमने पढ़ा था लैक्टियल प्रकार की नलिकाएं होती है जिन जो बसा को लेकर जाती है लसिका में, फिर लसिका के माध्यम से रक्त में डाला जाता है। तो बसा और लसिका यहाँ इकट्ठी होती है जिसे बसा लसिका कुंड कहेंगे। ये नोड है, स्थान जगह जगह पाए जाने वाले, हाथ वाले भाग में, आर्मपिट वाले भाग में, सिर वाले भाग में, गर्दन वाले भाग में, नीचे जॉइंट, पैरों का जो जॉइंट है श्रोणि मेखला भाग में पाए जाएंगे। ये परिधीय लसिका वाहिकाएं, पूरे शरीर में जो लसिका वाहिकाएं फैली हुई है उन्हें हम परिधीय लसिका वाहिकाएं कहते हैं। तो ये सारी संरचनाएं आपस में मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करती है। अब एक बार हम इसे फिर से रिपीट करते हैं कि लसिका तंत्र के अंदर मेन स्ट्रक्चर क्या क्या है। सबसे पहला भाग लसिका है, दूसरा भाग लसिका वाहिकाएं है, तीसरा भाग लसिका पर्व संधि या लिम्फ नोड्स है। लसिका क्या होता है? जब ब्लड केशिका में जाता है, केवल एक सिंगल लेयर एंडोथेलियम पाई जा रही है, ब्लड का तरल भाग छनकर बाहर आ जाएगा, ऊतकों के बीच में जब आएगा, कोशिकाओं के बीच में जब आएगा, अंतराली तरल कहते हैं। यह अंतराली तरल जब लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है तो उसे लसिका कहते हैं। हृदय कोशिकाओं में जो दाब होता है ब्लड का, जल स्थितिक दाब, ब्लड का तरल भाग होता है प्लाज्मा, पानी पाया जाता है उसमें, तो उस पानी के कारण द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होगा, उसके कारण वो छनेगा, उससे तरल जो निर्मित होगा वो लसिका है। रंगहीन होगा, क्षारीय होगा, अल्पपारदर्शी होगा। आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट लसिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं।
लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं, बी लसीकाणु, टी लसीकाणु। प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस जो है रक्त प्लाज्मा से कम लसिका में पाए जाते हैं। एक तरह का प्लाज्मा वाला भाग है रक्त का, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाएंगे। डब्ल्यूबीसी मिलेगी इसके अंदर, आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट नहीं मिलती है। लसिका वाहिनियां पूरे शरीर में फैली हुई है, बहुत सारी होती है, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, बक्षीय और दाई लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनी संरचना शिरा के समान है, यानी शिराओं के समान कपाट पाए जा रहे हैं, जिससे कि अंगों से लसिका हृदय की ओर ही जाए, हृदय से वापस अंगों में नहीं आए। लसिका हमेशा अंगों से हृदय की ओर बहेगा। इसमें लसिका वाहिनियों की भित्ति और पेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण फोर्स उत्पन्न होगा और उसके कारण लसिका अंगों से हृदय की ओर बहता है। दो प्रमुख लसिका वाहिनी है, पहली बाई बक्षीय वाहिनी, दूसरी दाई लसिका वाहिनी। बाई बक्षीय वाहिनी बाई अधोजत्रुक शिरा और ग्रीवा शिरा का जॉइंट जहां होगा वहां से ओपन होगी, बक्षीय भाग में आएगी। शरीर के अधिकांश भागों से लसिका को लाने का कार्य, हृदय की ओर लाने का कार्य यह करती है। दाई लसिका वाहिनी दाई ग्रीवा शिरा और दाई अधोजत्रुक शिरा के जॉइंट से स्टार्ट होती है। कुछ भागों जैसे सिर का दायां भाग, गर्दन का दायां भाग, दाएं हाथ, इनसे लसिका को हृदय की ओर लाने का यह कार्य करती है। फिर तीसरा भाग होता है लसिका पर्व या लिम्फ नोड। शरीर में जगह जगह पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। लसिका पर्व या लिम्फ नोड जिन्हें बोलते हैं, लसिका वाहिनियों में कुछ गांठें उपस्थित होती है स्थान स्थान पर, उन्हें लसिका पर्व कहते हैं। लिम्फोसाइट कणिकाएं इसमें मिलती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कणिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। सिर, गर्दन और बगल में उपस्थित, सिर वाले भाग में, गर्दन में है, ये बगल वाले भाग में और ग्रोइन वाले पार्ट में, श्रोणि मेखला वाले जॉइंट वाले पार्ट में ये पाई जाती है। काम क्या है लसिका पर्व का? जो लसिका अंगों से बहकर हृदय की ओर आ रहा है उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोग कारकों को नष्ट करना। तो ये लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लसिका तंत्र से संबंधित है। लसिका तंत्र के कार्य, कौन से कार्य इसके द्वारा हमारे शरीर में संपन्न किए जाते हैं? तो सबसे पहला काम है यह रक्त और ऊतकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी ऊतक और रक्त दोनों के बीच मीडिएटर का काम लसिका के द्वारा किया जाता है। रक्त से पचित भोज्य पदार्थ व O2 को लेकर ऊतकों को पहुंचाने में सहायक है और ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को लेकर ये रक्त में पहुंचाता है। तो ऊतक और रक्त के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विनिमय में लसिका सहायता करता है। सेकंड, जब पाचन तंत्र हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि छोटी आंत के अंदर जो वसा है डायरेक्ट रुधिर के अंदर नहीं जाती है, वह पहले लसिका तंत्र में जाती है, लसिका तंत्र से शिरा तंत्र में आती है और शिरा तंत्र से उसके बाद रुधिर में वो आती है। तो अवशोषित वसा लैक्टियल वाहिकाओं के माध्यम से आंत से लसिका तंत्र में आती है, वहां से शिरा तंत्र में जाती है और उसके बाद वो रुधिर में मिलती है। जो ये लैक्टियल वाहिकाएं हैं एक प्रकार की लसिका वाहिकाएं होती हैं। तो इन लसिका वाहिकाओं की माध्यम से छोटी आंत में जब वसा का अवशोषण होगा तो इनको लसिका तंत्र में लाया जाएगा। लसिका तंत्र से इसको शिरा तंत्र में डाला जाता है और शिरा तंत्र से रुधिर में डाला जाता है। अब क्यों डाला जाता है, किस प्रकार, किन अणुओं के रूप में डाला जाता है, उसकी स्टडी हम पाचन तंत्र के अंदर कर चुके हैं। थर्ड, लसिका तंत्र या लसिका में उपस्थित WBC जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो पाई जा रही है वो रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो यह एक प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा में भी सहायता करती है। तो ये कुछ प्रमुख काम है जो लसिका तंत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
नेक्स्ट, रुधिर और लसिका के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो रुधिर कलर लाल होगा, जबकि लसिका का कलर कैसा होता है? रंगहीन, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाएगी। रुधिर में आरबीसी उपस्थित है, लसिका में आरबीसी एब्सेंट होगी। रुधिर में डब्ल्यूबीसी कम होती है, लसिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या रुधिर की तुलना में ज्यादा होती है। प्रोटीन रुधिर में अधिक होता है, लसिका में प्रोटीन कम पाया जाता है, क्योंकि जब ये क्षमता है तो बड़े आकार के प्रोटीन रुधिर में ही रह जाते हैं। पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन रुधिर में अधिक होते हैं, लसिका में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन कम होते हैं। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जबकि लसिका एक प्रकार से छना हुआ रुधिर होता है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है कि रुधिर और लसिका के अंदर कौन कौन से डिफरेंस या अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा लसिका तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं।